आप सभी को गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग अपने इस सेशन में देखते हैं कि जो इंडिया का फिजिकल डिवीजन है उसमें हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे इसके पठारी भाग को। आज हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट भाग है, अर्थात भारतीय मरुस्थल जिसे हम लोग कहते हैं। इससे पहले हम लोग मैप पर देख लेते हैं कहाँ पे हम लोग का भारतीय मरुस्थल है। ये जो पार्ट हम लोग का है यही हम लोग का भारतीय मरुस्थल है। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि मरुस्थल कहते किसे हैं। इसका डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि मरुस्थल है क्या। किताबों में बहुत तरह की परिभाषाएं मिलती है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल बेसिक परिभाषा जो एनसीईआरटी में लिपिबद्ध किया हुआ है उस परिभाषा को मैं डिटेक्ट करना चाहता हूँ कि मरुस्थल दुनिया के वैसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि दुनिया कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी प्लेस हो, वहाँ पे जो हम लोग का वर्षा है, जो रेनफॉल है, और एक दूसरा हम लोग का क्या है, वाष्पीकरण है। तो ये हम लोग का रेनफॉल हो गया, और क्या है दूसरा हम लोग का क्या है, इवेपोरेशन है। तो दोनों में यदि असमानता है, यदि वर्षा मान लेते हैं रेनफॉल मात्र 100 सेंटीमीटर हो रहा है, लेकिन जमीन से क्या है इसे अधिक वाष्प बनकर ऊपर जा रहा है, तो दुनिया का वैसा क्षेत्र धीरे धीरे मरुस्थल बन जाता है। तो यही चीज हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि दुनिया के वैसे क्षेत्र जो जहाँ वर्षा की तुलना में उच्च वाष्पीकरण हो, तो वह क्षेत्र धीरे शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। वहाँ का जो स्थलाकृति है उसमें विखंडन शुरू होता है, उसमें अपरदन शुरू हो जाता है, अपक्षय शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वह क्या क्षेत्र मरुस्थल में तब्दील हो जाते हैं। आपको पता होगा कि मरुस्थल दुनिया में दो तरह के होते हैं, गर्म और शीत। तो गर्म मरुस्थल जनरली हम लोग का कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं, जिसे हम लोग हॉट डेजर्ट कहते हैं। और ये थार हम लोग का इसी प्रकार का डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। जबकि जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं, ठंडे मरुस्थल होते हैं, वो ध्रुव के आसपास पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, पोलर रीजन में। ठीक है, तो दोनों में अंतर ये है कि गर्म मरुस्थल कर्क और मकर रेखा के बीच पाए जाएंगे, लेकिन शीत मरुस्थल ध्रुव के आसपास पाए जाएंगे। यहाँ पे जो हम लोग का शीत मरुस्थल है उसमें एक बहुत बड़ा चीज देखने को मिलता है कि यहाँ चट्टान के बड़े बड़े आकार होते हैं, क्योंकि जलवायु इतनी ठंडी है कि वहाँ पे अब चट्टानों का अपक्षय बहुत ही धीमी गति से होता है, और जो भी अपक्षय है वह एक तरह से तापमान से संबंधित है। तो इन बड़े बड़े पत्थरों को, जो इस मरुस्थल में जो बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, उसे हम लोग हमादा कहते हैं। कई परीक्षाएं यहाँ एक क्वेश्चन आते हैं कि हमादा किस प्रकार का मरुस्थल का उदाहरण है। तो आपको मैंने बताया डिफिनेशन कि मरुस्थल किसे कहते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको यह परिभाषा अच्छा लगा होगा, जो कहीं आपको पढ़ने को जनरली नहीं मिलेगा। आइए इसको आगे देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं इसके इस मरुस्थल के विस्तार पर। यह जो थार मरुस्थल है, जिसे हम लोग थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, इसका यदि इतिहास देखा जाए, इसका उत्पत्ति देखा जाए, तो ऐसा माना जाता है कि यह भाग पहले समुद्र में डूबा हुआ था। यह भाग पहले समुद्र में डूबा हुआ था, लेकिन इस पश्चिमी कोस्ट का, यह जो हम लोग का पश्चिमी कोस्ट है, यह उत्थपित कोस्ट का उदाहरण है, या इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इमरजेंस कोस्ट। कि एक समय ऐसा हुआ जब इस भाग में करवट ले लिया। करवट का मतलब इसमें क्या, आंतरिक हलचल चलते यह भाग क्या है इस तरह से उठ गया। ठीक है,
उठ गया तो पूरा भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या है, जो भी भाग समुद्र में था वह समुद्र से ऊपर आ गया। इसलिए हम लोग देखते हैं कि खास करके इन रेगिस्तानों में कहीं कहीं पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। तो सिंपल सी बात है कि आज हम मरुस्थल है वह पहले कहीं न कहीं समुद्र में हुआ करता था, और इसका प्रमाण यह भी है कि उसका दक्षिणी भाग है, कच्छ का जो रण है वह अभी भी समुद्र का जल इसमें प्रवेश करता है। तो बच्चों, आपने इसके उत्पत्ति को देखा किस प्रकार थार मरुस्थल का निर्माण हुआ है। आइए हम लोग इसके पूरी क्षेत्र को देखते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को देखा जाए तो इस मरुस्थल को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला जो इसका भाग है उसको बोलते हैं उत्तर का शुष्क क्षेत्र, और दूसरा भाग इसका है उसको बोलते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण। आइए पहले भाग को देखते हैं हम लोग, उत्तर का शुष्क क्षेत्र। इस मरुस्थल का विस्तार देखा जाए जनरली तो अरावली पर्वत के पश्चिम में है। आज की अरावली पर्वत को मैंने कहा पढ़ाया था आपको, प्रायद्वीपीय पठार में। यह पर्वत दुनिया का, भारत का ही नहीं दुनिया का क्या है, प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, जो अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में बच गया है। इसकी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई 800 या 900 मीटर से कम ही पाई जाती है। तो अरावली पर्वत से पश्चिम का जो भाग है वह पूरा का पूरा क्या है, इस मरुस्थल का भाग है, जिसमें इसका जो उत्तरी भाग है वह बिल्कुल क्या है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चूंकि यहाँ जलवायु इतनी शुष्क है, एक तो डेजर्ट होने के चलते जलवायु इतनी शुष्क है कि दिन में भयंकर गर्मी पड़ती है, क्योंकि एक तरह से जो यहाँ का स्थलाकृति है वो बालू से ढका हुआ है, और इतना अधिक इंसुलेशन के चलते वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है कि पूरा का पूरा क्षेत्र वीरान सा दिखाई पड़ता है। पूरे समूचे क्षेत्रों में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बालू के टीले पाए जाते हैं, और इन क्षेत्रों में पवन काफी सक्रिय है। आपको पता है कि जो भी हमारे वायुमंडल के 5 एजेंट्स हैं, हीरोजन के दूत हैं, उसमें से पवन भी एक महत्वपूर्ण दूत है, जो खास करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाता है। और यहाँ पे डेली संरचना में बदलाव होता है, डेली जमीनी स्थलाकृति में बदलाव होता है। कहीं कहीं विशाल विशाल बालू के टीले मिलते हैं, जिसे हम लोग बरखान या बालू का स्तूप कहते हैं। कहीं कहीं हवा के बहने के दौरान कहीं कहीं गड्ढे बन जाते हैं, जिसे हम लोग वात गर्त कहते हैं। तो कहने मतलब डेली संरचना इसमें बनती और बिगड़ती है। जहां तक इस पूरे क्षेत्र की बात है तो बहुत ही शुष्क प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनके जड़ जमीन में काफी गहरे प्रवेश किए रहते हैं, अपने आप को जल से मतलब जल प्राप्त करने के लिए। जिसमें हम लोग कैक्टस है, नागफनी है, और भांति भांति के भी शुष्क वनस्पति पाए जाते हैं, खैर वगैरह है। राजस्थान का एक वृक्ष है जिसे हम लोग खेंजरी कहते हैं, और यहाँ का मूल वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है खेंजरी। जब जलवायु बिल्कुल ड्राई है तो जीव जंतु भी बहुत कम निवास करते हैं। तो खास करके हम लोग सब लोग जानते हैं कि मरुस्थल में ऊंट अधिकता से पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंट का जो बनावट है, जो इसका अनुकूलन है, वह बिल्कुल क्या है, डेजर्ट के ही अनुकूल है, बिल्कुल अपने आप को अनुकूलित कर लिया है। क्योंकि यह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, बिना खाना खाए रह सकता है, और यह बालू पर तेजी से दौड़ता है। इसके जो पैर है वह गद्देदार होते हैं, और इन गद्देदार पैरों के चलते, क्योंकि खुर फटे हुए नहीं होते हैं, पैर बिल्कुल क्या है, गद्दे समान गद्देदार होते हैं, इसलिए बालू पर तेजी से दौड़ता है। इसलिए इस ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन का एकमात्र जरिया ऊंट यहाँ पर है। और सिर्फ रेगिस्तान में ही, राजस्थान में आपको ट्रांसपोर्टेशन में ऊंट का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोकल रूप से उपलब्ध है। तो ये मैंने बताया आपको, चूंकि रेनफॉल भी यहाँ पर क्या है, 50 सेंटीमीटर के आसपास है वार्षिक वर्षा है। और भी जीव जंतु में छोटी छोटी चिड़िया मिलती है, जो क्या है, बिल बना के रहती है, क्योंकि दिन में इतना तापमान रहता है कि ऊपर रहना संभव किसी के लिए नहीं है, कोई भी जीव जंतु ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसलिए वो क्या है, बिल बना के रहती है, जिसमें बहुत तरह के सांप हैं, चिड़िया हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, मतलब ये सब इसका इकोलॉजी है। अब जहाँ तक दक्षिण की बात है, जिसे हम लोग कच्छ के रण के नाम से जानते हैं, और यह कच्छ का रण खास करके गुजरात का जो उत्तरी पेनिनसुला है उसमें पाया जाता है। अब यह रण क्यों कहते हैं, रण का मतलब होता है दलदली क्षेत्र। क्योंकि आपको पता होगा, जब भारत के मानचित्र को आप बढ़िया से देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से जल का जमाव दिखाया गया है। इस जल के जमाव का मतलब है यह भाग दलदली है, यहाँ समुद्र का पानी प्रवेश कर जाता है।
मतलब ऊंचाई क्या है, बिल्कुल जो है सो क्या है, समुद्र के आसपास है। इसीलिए वहां जब ज्वार आता है तो ज्वार के समय क्या है, तेजी से पानी स्थल की ओर पहुंच जाता है और एक तरह से जल जमाव ही वहां पर रहता है। कच्छ का रण जो बिल्कुल दलदली क्षेत्र है और यहाँ का भी जीवन काफी मुश्किल है। जनसंख्या बिल्कुल क्या है, वीरान है, कोई भी लोग निवास नहीं करते हैं। हाँ, जो हमारे सेना के जवान हैं जो हमेशा दिन रात बॉर्डर पे पहरा देते हैं, वही यहाँ ड्यूटी करते हैं। उनको यहाँ विशेष प्रकार के सूट दिए जाते हैं ताकि क्या है, इस जलवायु में क्या है वो टिक सकें। और आपको यदि पता नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, आज की जो हम लोग का एक जानवर है, हम लोग गधा कहते हैं, वह नेचुरल रूप से इसी क्षेत्र में निवास करता है। अर्थात गधों का यह प्राकृतिक निवास स्थान है। प्राकृतिक निवास स्थान का मतलब है कि जो जीव जंतु अपने आप कहीं अनुकूलित हो गए रहने के लिए, जैसे हम लोग ऊँट मरुस्थल के अनुकूलित है तो बोलेंगे ऊँट क्या है, वहाँ का प्राकृतिक पशु है। वैसे ऊँट तो बहुत लोग जहाँ तहाँ भी रखते हैं, तो वो प्राकृतिक आवास नहीं है। उसी प्रकार से जो गधा है उसका नेचुरल आवास कहाँ है, कच्छ का रण है, जहाँ बहुत विशाल संख्या में पाए जाते हैं। तो मोटा मोटी ये जो हम लोग का थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल है, यह अपने आप में भी काफी विषमताओं को समेटे हुए है और आज से नहीं कई लाख वर्ष से भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चूंकि जितना भी मैटर मैंने आपको बताया है वो किसी एक किताब में नहीं मिलेगा, उसको मैंने संकलित करके है अपने तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे देखें, इसे लाभ लें, इसे सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके भी आऊँगा। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट 2 भौतिक विभाग बच गया है, तटीय मैदान और एक हम लोग का भारतीय द्वीप समूह। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।